इसके बाद उसकी जुनैद, मेरे ख्याल में कोई जुनैद सब तरह की क्या है वो भी तैयार हो रहा है माशाल्लाह। एक नस्ल तैयार हो रहा है। आप इससे कोई लीडर नहीं बनेगा, आप फिक्र ना करें, आप सिर्फ डेस्क बजाने वाले होंगे। तहरीक इंसाफ में बैरिस्टर गौर चेयरमैन बन जाता है। तहरीक इंसाफ में उमर अयूब अपोजिशन लीडर बन जाता है। तुम्हारे किस्मत में ये नहीं है, तुमने सिर्फ तालियां बजानी है और डेस्क बजाने हैं, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं ख्वाजा साहब, आपने माशाल्लाह बहुत जानदार तकरीर की, लेकिन आपकी एक तकरीर पुरानी भी है। अब मुझे दे दे थोड़ा, वो एक पुरानी तकरीर में उसकी सुनाना चाहता। बजट में इस वक्त इनकी एलोकेशन हुई है, उनके ऊपर इनका हक नहीं बनता, लेकिन आज भी ये पूरी इम्प्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके ये असद साहब, ये चलाना मुनासिब नहीं है। मैं सिर्फ आप तकरीर में बात कर लें। ये आपका पुराना, क्या ये वही ख्वाजा आसफ है जो अभी बोल रहा था? ये वही ख्वाजा आसफ है। असद कैसर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक गिला कह दे, एक कंप्लेंट कह दे कि कल हमारे अपोजिशन लीडर ने और दीगर जो हमारे लीडर हजरात ने तकरीर की थी, अभी तक जो है ना वो मीडिया पे चले हैं। और दूसरा ये है कि मुझे शिकायत आई है कि उसमें बहुत ज़्यादा अली मोहम्मद साहब ने जो कहा है कि उसमें बहुत कट फेस किया गया है। और मैं भी किसी वक्त इस चेयर पे रहा हूँ, मैंने जब एक्सपंज के अलावा कोई लफ्ज़ किस्सा नहीं किया है। तो मैं आपसे रूलिंग चाहूँगा, हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, हम ज़रूर ये करेंगे कि चाहूँगा कि हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले कि अगर इधर आपका लायो चलता मिलेगी। मुझे अली मोहम्मद साहब का मैसेज आया था सुबह, मैंने सुबह ही चेक कराया, उसमें थी कुछ जो मैंने वापस करवा दी है। जी इंशाल्लाह आपकी जाएगी। तो दूसरी बात यह कि और इस तरह उमर अयूब साहब की भी है, तो मैं ये ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता था कि इस असेंबली का और इस पार्लियामेंट का एक डेकोरम है, एक प्रेस्टीज है। इसके जो पार्लियामेंटेरियन हैं, जो एमएनएस हैं, इनके प्रिविलेजेस हैं। तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ, मैं डिप्टी स्पीकर साहब आपसे तो ये उम्मीद रखता हूँ, पीपल पार्टी से आपका ताल्लुक है और आप लोग हमेशा जमहूरियत की चैंपियन रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है अपोजिशन के साथ, कि अपोजिशन की जो रूटीन स्पीचेस हैं, जो उसका हक है कि वो अपनी बात कौम तक पहुंचा सके और अपना नुक्ता नज़र दे सके, इस पार्लियामेंट में इस वक्त हमें अपना हक नहीं मिल रहा है और हमारा प्रिविलेज मुसलसल जो है ना वो ब्रेक हो रहा है। तो मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता था। जनाब स्पीकर, ईरान पे जो इसराइल ने हमला किया है और जिस तरह ईरान ने रिटेलिएट किया है और अपना जो हक की दिफा इस्तेमाल कर रहा है, हम अपनी ईरानी भाइयों के साथ हैं। हम भरपूर तरीके से जो है ना अपनी जो हमारी इसराइल मुसलसल, आप थोड़ा मेरा बारी करें, सॉरी जी। देखिए, इसराइल ने मुस्लिम ममालिक का ऑर्डर इन द हाउस, तशरीफ रखें प्लीज, इधर अंदर चले जाएं, लॉबी में अगर बात करनी है। जितना इस वक्त ईरान के ऊपर इसराइल ने एक हमला किया है और जो कुछ ईरान अपनी सेल्फ डिफेंस में कर रहा है, हम उसकी भरपूर हिमायत करते हैं और ये समझते हैं कि इस मौके पे ईरान को अकेला छोड़ना, ईरान के साथ जो है ना
उसका मुकम्मल साथ देना यह हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है। इसराइल ने जिस तरह फ़लस्तीन में जेनोसाइड किया, जो बच्चों, औरतों, बुजुर्गों, शहरियों, अस्पतालों, स्कूलों, किसी जगह को नहीं छोड़ा, और जो फ़लस्तीन की नस्लकुशी कर रहा है, इस वक्त न कोई ह्यूमन राइट्स, न वो ममालिक जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स की चैंपियन समझते हैं, किसी तौर पर वो इस पे आवाज़ नहीं उठा रहे बल्कि खामोश है। और ख़ासकर जो हमारे इस्लामी उम्मा है उसकी भी खामोशी मानी खैज़ है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इफ़ेक्टिवली OIC के लिए, उस OIC को बुलाने के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे, क्योंकि जब पाक भारत तनाज़ा खड़ा हो गया और भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो उसमें ज़्यादातर इसराइल के ड्रोन इस्तेमाल हुए। खुदा न ख्वास्ता इसके बाद उसकी एडवेंचर, उसके दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है। इसलिए पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो जितना अपना सफारती ताल्लुकात या जिस लेवल पे कर सकते हैं वो अपना किरदार ज़रूर अदा करें। हम अपनी ईरानी भाइयों के साथ हैं और इस मुश्किल घड़ी में उसके साथ भरपूर साथ दे रहे हैं। मुझसे पहले भी ख्वाजा आसिफ साहब ने एक लंबी चौड़ी तकरीर की और उन्होंने इशारतन, कनायतन और डायरेक्ट भी हमारे लीडर इमरान खान के ऊपर जो है ना तनकीद की। इमरान खान वो लीडर है जिसने इस मुल्क को बहुत बड़ी इज्जत, वर्ल्ड कप दिया, शौकत खानम अस्पताल दिया, यूनिवर्सिटियां दी, और सबसे पहले इमरान खान वो वाहिद लीडर है जो हर लिहाज से पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। इन्होंने एक हवाला दिया, ख्वाजा साहब मेरे ख्याल में चले गए, लेकिन मैं उसकी जो रिकॉर्ड दुरुस्तगी के लिए कहना चाहता हूं। उसने कहा कि आपने जो अटैक हुआ 19 में और 2019 में, जिस तरह पुलवामा में और जिस तरह इमरान खान ने इस पार्लियामेंट में तकरीर की और उन्होंने कहा कि अगर कोई समझता है कि वो हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज करेगा, अगर कोई समझता है कि वो हमारे सरहदातों के ऊपर हमला और होगा, तो उसने कहा हम सोचेंगे बाद में, जवाब पहले देंगे, और दिया। और आपने देखा कि एक जितना उसने किया हमने उससे डबल होकर जवाब दिया। उसका पायलट गिरफ्तार हुआ इस पार्लियामेंट में। इस पार्लियामेंट में आप सारे मौजूद थे। हमने जॉइंट सिटिंग बुलाया, जॉइंट सिटिंग में इस पार्लियामेंट में डिस्कशन, डिबेट हुई और उसमें मुश्तरका फैसला हुआ कि अभिनंदन को की वापसी इस पार्लियामेंट ने फैसला किया था। ये किसी हुकूमत ने फैसला नहीं किया था, इस पार्लियामेंट ने फैसला किया था। हमने तमाम मामलात में इस पार्लियामेंट को इज्जत दी। अभी क्या सूरत हाल है? मैं पूछना चाहता हूं जनाब स्पीकर के इस पूरे मामले में मियां नवाज शरीफ साहब आपका लीडर किधर था? क्या उसकी कोई एक स्टेटमेंट आई है? क्या उसने कोई मजम्मत की है? इमरान खान इस हुकूमत की जबर और जुल्म की वजह से जेल में है, लेकिन इसके बावजूद उसने जो स्टेटमेंट दिया, ट्वीट किया, उसने अपनी कौम की नुमाइंदगी की और किसी भी तौर पर अपने मुल्क के सॉवरेनिटी पे कंप्रोमाइज नहीं किया। उसने ये बहाना नहीं बनाया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इसके बावजूद कि उसके साथ जो जुल्म हो रहा है, उसके साथ जो नारवा सलूक हो रहा है, ख्वाजा साहब कहते हैं कि तुम जो है ना एक शख्स के इर्द गिर्द जो है ना आगे पीछे हो रहे हो। ख्वाजा साहब, आपने तो एक पूरा नस्ल तैयार किया हुआ है। अभी मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ,
मियां हमजा शरीफ और मैडम मरियम नवाज, और इसके बाद उसकी जुनैद, मेरे ख्याल में कोई जुनैद सब तरह के क्या है वो भी तैयार हो रहा है माशाल्लाह, एक नस्ल तैयार हो रहा है। आप में से कोई लीडर नहीं बनेगा, आप फिक्र ना करें, आप सिर्फ डेस्क बजाने वाले होंगे। तहरीक इंसाफ में बैरिस्टर गौर चेयरमैन बन जाता है, तहरीक इंसाफ में उमर अयूब अपोजिशन लीडर बन जाता है। तुम्हारे किस्मत में ये नहीं है, तुमने सिर्फ तालियां बजानी है और डेस्क बजाने हैं, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं ख्वाजा साहब, आपने माशाल्लाह बहुत जानदार तकरीर की, लेकिन आपकी एक तकरीर पुरानी भी है, अब मुझे दे दे थोड़ा। वो एक पुरानी तकरीर में उसकी सुनाना चाहता। बजट में इस वक्त इनकी एलोकेशन हुई है, उनके ऊपर इनका हक नहीं बनता, लेकिन आज भी ये पूरी इम्प्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस। ये असद साहब, ये चलाना मुनासिब नहीं है। मैं सिर्फ आप तकरीर में बात कर लें। ये आपका पुराना, क्या ये वही ख्वाजा आसफ है जो अभी बोल रहा था? ये वही ख्वाजा आसफ है? तुम हमें बताओगे कि देखे हमारे लीडर इमरान खान ने वाज़ेह कहा था कि ये मुल्क भी मेरी है, ये फौज भी मेरी है। हम अपने मुल्क के इदारों पे, अपनी फौज पे फख्र करते हैं, हम हमेशा अपने फौज के साथ है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आपके पास कोई शर्म और हया है, कोई शर्म और हया है। आप इस वक्त जिस इस सीट पे बैठे हैं, क्या आप इस सीट को आवाम ने आपको दिया है? पारम 47 के पैदावार इधर आपको ज़मीर मरामत नहीं करता, आपके अंदर कोई शर्म और हया नहीं आती, और आप पूरी लाहौर में सिर्फ 2 सीटें मुस्लिम लीग जीती है, टोटल 17 सीटों के मालिक है। और चोरी और किसको कहती है? तुमने तो मैंडेट चोरी किया है, और तू जो तनख्वाह ले रहा है हराम तनख्वाह ले रहा है, और तू जो प्रिविलेज ले रहा है हराम प्रिविलेज ले रहा है। तुम जो कानून सारे, ये फिर कहते हैं कि तुम सब कुछ एक लीडर के इर्द गिर्द कर रहे हो। जनाब स्पीकर, मैं पूछना चाहता हूं, 26वीं आईनी तरमीम किस लिए पास की गई? 26वीं आईनी तरमीम इसलिए पास की गई कि इमरान खान को कैसे फंसाया जाए। मुझे बताएं, कभी ऐसा हुआ है कि अदालत बात जाती है, अदालत को ताले लग जाते हैं इमरान खान की जमानत के लिए? कभी ऐसा हुआ है कि अदालत इंसाफ देने से उसके ऊपर जो है ना हुकूमत अदालतों को मैनेज करती है? यानी इस पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ, शायद इस पार्लियामेंट की हैसियत को मजलिस शूरा से भी कमजोर कर दिया गया। पार्लियामेंट पे कभी इस तरह हुआ है कि तकरीर होती है, वहां से कोई एक अनपढ़ जो शायद आप उसको कह के दरखास्त लिख के, वो दरखास्त नहीं लिखेगा, लेकिन वो यहां बैठ के अपोजिशन लीडर और एमएनएस की प्रिविलेज को तोड़ा ब्रेक कर रहा है और उसकी तकरीरों को काट रहा है। इस पार्लियामेंट की हैसियत क्या रही? किधर ये पार्लियामेंट रही है? और मुझे पता है कि हमारी कोई बात जो है ना न मीडिया में आएगा, कोई आएगा, लेकिन इस तरह ये हुकूमत है, ये पार्लियामेंट नहीं चला करती जनाब स्पीकर। और एक बात हम वाज़ेह करना चाहते हैं, हम किसी सूरत में, ये तो लाइव जा रही है, शुक्र है कि बिलाखिर ये चली गई लाइव। जनाब स्पीकर, इमरान खान जो कि पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है, जो कि हमेशा पाकिस्तान की बात करता है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की बात करता है, आज़ाद खारिजा पॉलिसी की बात करता है, ये इनसे हजम नहीं हो रहा। आप जितना करे जुल्म करे, जितना तुम्हारा बस चले चलाओ, गोली चलाते हो, जेल भेजते हो, जो कुछ करना चाहते हो करो, हम डट के खड़े रहे इंशाअल्लाह इमरान खान के साथ। और कोई अगर समझता है कि इस हथकंडों से इमरान खान वो आप इसको कमजोर करेंगे, आप उसको कंप्रोमाइज करेंगे, ये आपकी गलतफहमी है। पूरी पाकिस्तानी कौम जो है ना इमरान खान के साथ खड़ी है। मैं इस वक्त दूसरी इश्यूज जो
अपनी सूबे के हवाले से 2-3 इश्यूज हाईलाइट करना चाहता हूं। जनाब स्पीकर, NFC अवार्ड के मुताबिक हर सूबे का एक शेयर मुकर्रर है। हमारे सूबे का इस वक्त जो शेयर है वो 14% है। जब फाटा मर्ज हो गया तो उसका शेयर पर पॉलिसी वो 19% बन गया। अभी तक जो हमारा बुनियादी शेयर है कि जब खैबर पख्तूनख्वा को अपना शेयर मिले 19%, अभी तक वो उसका फैसला नहीं हो रहा और खैबर पख्तूनख्वा को अपनी बुनियादी कानूनी आईनी हक से महरूम रखा जा रहा है। और उसके मुताबिक जो दहशतगर्दी के खिलाफ हमें 1% दिया जा रहा है, और अब मियां शहबाज शरीफ साहब जब भी जाते हैं कहते हैं आपको तो 1% मिल रहा है, हम 1% इतने अरब मिले हैं और आपने अपनी पुलिस के ऊपर क्यों नहीं खर्च किया। जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, आपसे पूछना चाहते हैं कि इस वक्त इस वक्त जो हमारे 4.84 ये हमारा शेयर है, अभी तक आप नहीं दे रहे हैं, जिसके मुताबिक हमारा शेयर बनता है 19.46 और इसकी जो आदाद शुमार है वो आपके पास पर ईयर हमारा जो है ना बनते हैं 381 बिलियन हमारे हर साल के बनते हैं। अभी तक खैबर पख्तूनख्वा को नहीं मिल रहे हैं। आपने वादा किया था कि फाटा मर्जर में हम हर साल 100 बिलियन और 10 साल में 1000 बिलियन जो है ना वो हम खैबर पख्तूनख्वा को देंगे ताकि फाटा की डेवलपमेंट पे काम हो जाए। अभी तक वो पैसे कहाँ हैं? गुज़िश्ता 6 सालों में 478 बिलियन रुपए जो है ना उसकी अदम अदायगी अभी रहती है। इसके अलावा PSDP में जो इन्होंने शेयर रखा है, PSDP में जो इन्होंने शेयर रखा है, कल मरूब साहब बता रहे थे 55 करोड़ रुपए टोटल PSDP में इन्होंने शेयर रखा है। यानी एक सूबे को आप अपने NFC का जो शेयर है उससे भी महरूम रख रहे हो। जो 3% कमिटमेंट की गई थी कि तमाम सूबे 3% शेयर देंगे और वफाक देगा 3%, अभी तक सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा अपना 3% दे रहे हैं, बाकी कोई सूबा और वफाक अपना शेयर नहीं दे रहा। आप NFC में हमारा ड्यू शेयर नहीं दे रहे, आप जो कमिटमेंट है 3% वो पूरा नहीं कर रहे हैं। आप हमारा जो इस वक्त सिर्फ नेट हाइडल प्रॉफिट पे जो हमारा बनता है 123 बिलियन 123 बिलियन रुपीस हमारा नेट हाइडल प्रॉफिट में बनता है, वो नहीं दिया जा रहा है। जो टोबैको में हमारा बनता है वो नहीं दिया जा रहा, टोबैको सेस में। तो ये तो इस किस्म की है कि पहले जब अंग्रेज के दौर में जब किसी गांव में एक शख्स कोई कार्रवाई होती थी तो पूरी गांव को सजा दी जाती थी। तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने PTI को वोट दिया और इसकी वजह से पूरी खैबर पख्तूनख्वा को कलेक्टिव पनिशमेंट दी जा रही है। उनकी बुनियादी हुकूक और उनकी बुनियादी फंड नहीं दी जा रहे हैं। और ये अभी से नहीं है, जब से PDM की हुकूमत बनी है। यानी क्या गुनाह किया? क्या वो इस मुल्क की इकाई नहीं है? क्या कानून और आइन के मुताबिक वो इस मुल्क का हिस्सा नहीं है? क्या जो हमारा हक बनता है, हमारा शेयर बनता है और आइन और कानून के मुताबिक हमारा शेयर बनता है, आप हमें नहीं दे रहे हैं? जनाब स्पीकर, मैं किसी को नहीं चाहता कि वो इस हालत तकलीफ से गुजरे जो कि हमारे फाटा के लोग गुजरे हैं। आप सोच सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरी की पूरी गांव वो उजाड़ दी जाए, वो माइग्रेट की जाए, उनकी ख़वातीन, उनके बच्चे, उनके बुजुर्ग दूसरों के डेरों में, मस्जिदों में, घरों में रुल रहे हों और फिर आप इसको कहें कि नहीं यहाँ तो आप जो है ना स्मगलिंग कर रहे हैं। यानी इस वक्त फाटा के साथ स्टेट ने क्या क्या है, क्या डेवलपमेंट दिया है, क्या कॉलेजेस बनाए हैं, क्या रोड्स बनाए हैं, क्या क्या है?
और जो इस वक्त फाटा को मर्ज करके उसका सारा बोझ सूबे पे डाला गया है, सूबे की अपनी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी नहीं हो सकती कि वो पूरा बोझ को उठा सके, और वफाक अपना शेयर नहीं कर रही है, तो ये बुनियादी तौर पर कलेक्टिव पनिशमेंट है जो कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को दिया जा रहा है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और अभी एक नया टैक्स जो है ना, जो फाटा और फाटा के ऊपर जो है ना 10% टैक्स, फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे हैं जो इन्होंने फाटा और फाटा के ऊपर नया टैक्स लगाया है, मिनिस्टर सेल टैक्स लगाया है। मिनिस्टर साहब आपकी तवज्जो चाहिए जी, आपकी तवज्जो चाहिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब, आपकी तवज्जो चाहिए। जो आपकी मैं वो आप मसरूफ इसलिए मैंने आप कहा कि जो फाटा और फाटा के ऊपर जो टैक्स लगाया, सेल टैक्स लगाया है 10%, आपने गुज़िश्ता पहले साल जो है ना मेहरबानी की थी, इसको विड्रा किया था। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसे किस्म के इकदाम हुए? देखिए, जो फाटा और फाटा पे जो टैक्स की छूट थी वो इस वजह से थी कि वो वार एंड टेरर की वजह से सबसे बुरी तरह मुतासर रहा। अभी तक वो इलाका उस सिचुएशन से नहीं निकला। ऑपरेशन पे ऑपरेशन हो रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात जो वैसे हैं जो अफगानिस्तान के साथ आपका तजारत है तकरीबन बंद है, आपको खूब इल्म है, आपकी नॉलेज में है सब कुछ। इसके बावजूद जब आप इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे तो थोड़ा बहुत जो कारोबार जो रोजगार चल सकता है वो भी नहीं होगा। तो ये मेहरबानी करें, स्पेशली को रिव्यू कर ले। हम आपके साथ बैठ जाएंगे, अगर आप हमें टाइम दे दें, आपके साथ बैठ जाएंगे, डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये जो सारा सिलसिला चल रहा है तो ये क्योंकि ये बिल्कुल किसी भी सूरत में जो है ना, ये कौन बात देखा, तो ये जो है ना, ये आप मेहरबानी करें, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि इस सूरत हाल में फाटा के अवाम जो है ना इस टैक्स को वो पे कर सके। हम आपसे उम्मीद रखते हैं, आपने पहले भी क्योंकि हम आपको समझते हैं कि आप टेक्नोक्रेट है, आपकी पॉलिसी के साथ हमारा इख्तलाफ हो सकता है, आपकी शख्सियत के साथ नहीं हो सकता, और हम ये समझते हैं कि आप इस इशू पे बिल्कुल हम समझते हैं कि आप थोड़ा डिफरेंट वो है और आप पॉजिटिवली सोचते हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इस मामले में जो है ना अपना किरदार अदा करेंगे और इस टैक्स को विड्रा करेंगे। मैं इस वक्त लोड शेडिंग के हवाले से अपनी सूबे की जो लोड शेडिंग है, जनाब स्पीकर, इस ईद के दौरान हुकूमत ने फैसला किया, नहीं मैं चूंकि मुझे 4-5 मिनट और चाहिए होगा, मैं सिर्फ अपने इलाके के हवाले से अभी बात करना चाहता हूँ। ये ईद हमने तकरीबन एक गज़ाब से कम नहीं गुजारा। आपको पता है पूरा KPK में इस किस्म का कुर्बानी की जो है ना कुर्बानियाँ होती हैं गोश्त लोगों की, और फिर बहुत 24 घंटे में 2 घंटे बिजली अवेलेबल थी। हुकूमत मुसलसल जो है ना ऐलानात कर रही थी कि ईद की 3 दिन कोई बिजली नहीं जाएगी। आप यकीन रखें, ये शहराम खान बैठा है, कल इसके घर के सामने पूरे लोग बैठे थे। इनका क्या गुनाह है? यानी बिजली जो है ना वो फाक का सब्जेक्ट है, पेस्को है, लोग हमारे घरों के सामने बैठे हैं और 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे बिजली। और फिर इंटरेस्टिंगली लोड शेडिंग की मुख्तलिफ तरीके है। एक लोड शेडिंग है, एक लोड मैनेजमेंट है, और फिर एक फोर्स लोड शेडिंग है, यानी NTDC भी जो है ना लोड शेडिंग की जाती है। और फिर इसके साथ वोल्टेज जो है ना इतना कम हमें बिजली देते हैं कि उसका वोल्टेज इंतहाई कम होता है। उसकी वजह से जो हमारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं वो सारे जल जाते हैं, नुकसान होता है। और ये खैबर पख्तूनख्वा, ये जो तुरबेला डैम है, तुरबेला डैम ये हमारे ज़िले में, और इसका पावर हाउस जहाँ बिजली जनरेट होती है वो भी स्वाबी में है। और इसका जो टोटल इस वक्त जो बिजली जो पैदावार है इसका ये 6200 मेगावाट सिर्फ तुरबेला से पैदावार है। और हमें ये जो आईन के मुताबिक ये अल्लाहु अकबर। जी असद कैसर साहब, आप कितना और टाइम लेंगे? इसलिए अभी बस प्लीज़, बस 30 ब्रेक भी लेना है बाद में। जी
जनाब स्पीकर, इस वक्त तुरबेला में टोटल जो सारी, मैं वो फिगर थोड़ा फिर से बताता हूँ, 6418 मेगावाट बिजली हम तुरबेला में जो है ना ये प्रोड्यूस होती है, जबकि इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा की टोटल डिमांड है वो 3800 मेगावाट है, जबकि हमें इस वक्त 2400 मेगावाट दी जा रही है। तो आईन के मुताबिक तो ये सबसे पहले इस सूबे का हक है, इस इलाके का हक है, इस जिले का हक है कि सबसे पहले जो है ना उस इलाके को वो फैसिलिटी दी जाए। आप ईद के दौरान भी 18 और 20 घंटे लोड शेडिंग करते हैं, हमारा वोल्टेज जो है ना जानबूझकर कम कर देते हैं, और फिर आप पब्लिकली कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में चोरी हो रही है। जो नेपरा की स्टैटिस्टिक है उसके मुताबिक, मेरे पास नेपरा के हैं, उसके मुताबिक जो खैबर पख्तूनख्वा की इस वक्त रिकवरी है वो 91% है। वो 91% नेपरा के मुताबिक 91% है। इसके बावजूद समझ से बाला तर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सिस्टम में इन्वेस्टमेंट नहीं की गई। हमारे दौर में उमर अयूब साहब अल्लाह खुश रखे, इन्होंने मेहरबानी की थी, हमें 1-2 गैस स्टेशन दी थी, और जो बिजली में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हुई थी वही इन्वेस्टमेंट हुई है। अभी इस हुकूमत ने तो टोटल सूबे के लिए PSDP में 55 करोड़ रुपए लिए हैं। मैं एहसन इकबाल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी वापस करो, वो भी कहीं और लगाओ, वो भी कहीं और लगाओ उसको, क्योंकि आप खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ तजलील कर रहे हो। और मैं समझता हूं कि जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग, हम वही हक मांगते हैं जो हमारा शेयर बनता है इनके मुताबिक। जो शेयर पंजाब, सिंध और दीगर सूबों का है, खैबर पख्तूनख्वा को अपना हिस्सा दी जाए, जो कि आइन और कानून के मुताबिक जिसके साथ कमिटमेंट की गई थी। जनाब स्पीकर, मैं एक और इशू जो हमारे इलाके में अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा टोबैको के हवाले से, ये जिस इलाके से मैं और शहराम खान और ये हमारे चारसद्दा और मर्दान के ये बेसिकली टोबैको एरिया है। हम बात करते हैं टोबैको ग्रोवर्स की, हम टोबैको फसल की बात करते हैं, हम इंडस्ट्री की बात नहीं करते। हमारा इस वक्त जो है ना सिर्फ जो मुतालिबा है कि हमारे किसान, आप स्पीकर साहब आप अगर कह रहे कि इन लोगों ने गपशप करनी है ख्वातीन तो अंदर चले जाएं। जी, ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस, खामोशी से बैठे सुने। जी असद कैसर साहब। देखा, पाकिस्तान में तंबाकू की मईशत की मालियत 480 से 500 अरब रुपए के दरमियान है। पाकिस्तान में 110 मिलियन किलोग्राम तंबाकू पैदा होता है, जिसमें 55% सिर्फ हमारे जिले स्वाबी से है। तकरीबन 70,000 फैमिलीज जो है वो तंबाकू वैल्यू चेन से वाबस्ता है। वफाकी हुकूमत ने इस शोबे में से तकरीबन 300 अरब रुपए महसूलात इकट्ठी की है। तंबाकू वाहिद शोबा है जो पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कामयाब मॉडल पेश करता है। बेसिकली इस वक्त वफाकी हुकूमत ने टोबैको बोर्ड एक इदारा था, और अभी भी इदारा है लेकिन उसके डायरेक्टर अभी तक तैनात नहीं हुए, तो वो जो इसका हुकूमत ने कानूनी तकाजे के बावजूद मिनिमम इंडिकेटिव प्राइस का ऐलान नहीं किया, क्योंकि ये बेसिकली उसूल है, कानून है। 2 मिनट और चाहिए। ये बेसिकली उसूल है कि जब जिस साल टोबैको की प्राइस का तयन होता है वो अगले साल से उसका रेट ज़्यादा होता है। वो तयन करता है टोबैको बोर्ड। टोबैको बोर्ड को इन्होंने डिसफंक्शन कर दिया है और इस वक्त टोबैको बोर्ड के डायरेक्टर्स नहीं हैं, तो अभी तक वफाकी हुकूमत ने कोई कीमत का तयन नहीं किया, और इसका सारा असर जो है ना वो फार्मर पे, किसान पे आएगा। इसका असर ये होगा, और मसला ये हो गया कि अभी ख्वाजा आसिफ साहब जिस तरह फरमा रहे हैं, सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मेरा टोबैको के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उस इलाके का नुमाइंदा हूँ जहाँ टोबैको ग्रो होता है। मैं अपने लोगों का नुमाइंदा हूँ। मेरा
कारोबार, न मेरा इंडस्ट्री है, न मैं कोई कारोबार है। मैं पब्लिकली यह कहना चाहता हूँ कि अगर किसी ने ये बताई कि मेरा टोबैको के साथ का कारोबार या ताल्लुक है तो वो बताए, रिकॉर्ड लेके आए। मेरा कोई नहीं है, मेरा सिर्फ एक ताल्लुक है कि मेरे इलाके की आवाम जो है ना वो टोबैको ग्रोवर्स है, मैं उसकी नुमाइंदा हूँ, एक ताल्लुक है। आपने कश्मीर का कहा, हम भी समझते हैं कि इस वक्त जो कंपनियां हैं वो सारे जो शिफ्ट हो गए उधर कश्मीर, और यहाँ चंद कंपनियों की को ये पूरी जो हमारी किसान बिरादरी है जो टोबैको इसके हवाले कर दिया गया। उसका मसला क्या होगा? उसका मसला ये होगा कि क्योंकि चंद लोगों की जागीरदारी कायम हो जाएगी, वो मनपसंद कीमत डिमांड करेंगे, वो उसकी वजह से हमारे किसान बुरी तरह वैसे भी मुतासिर है। इस हुकूमत में तो किसान पंजाब के हो, वो गंदम के किसान हो, वो शुगर मिल के किसान, गन्ने के किसान हो, या दीगर या सिंध के किसान हो। किसान तो वैसे ही रुल गए, किसान को तो तबाह बर्बाद कर दिया। इस हुकूमत के एजेंडे में तो किसान है ही नहीं। किसान को तो उन्होंने जिस तरह पंजाब के किसानों को उन्होंने ओपनली छोड़ दिया कि प्राइवेटली जो मैनेज कर सके, और उन्होंने मरियम मैडम ने अपने आप को लाताल्लुक रखा है। तो इंशाल्लाह जब इलेक्शन आएगा पता चल जाएगा कि किसान तुम्हारा क्या हाल करेगा। पंजाब में आप समड़ियाल में आपने अंदाज़ा कर दिया, अगर ये इलेक्शन फ्री और फेयर होता तो समड़ियाल में आपका कोई सीट न होता। तो मैं सिर्फ मुतालिबा ये करता हूँ कि टोबैको के लिए सबसे पहले जो मिनिमम इंडिकेटर प्राइस है उसका जल्द से जल्द ऐलान किया जाए, और साथ साथ मेरा ये भी मुतालिबा है कि जो छोटी छोटी उन्होंने कश्मीर में यहाँ जहाँ भी, इनको हर सूरत में, हमें इस ताल्लुक नहीं है, आप इंडस्ट्री के साथ जो भी जितना भी टैक्स लेना चाहते हैं, जितना टैक्स लेना चाहते हैं, आखिरी बात कीजिएगा प्लीज, लेकिन जितना भी टैक्स लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे किसानों को प्रोटेक्ट करें, उनकी जो कीमत है वो कीमतें सही तायुन करवाएं, उसको प्रोटेक्ट करें। मैं सिर्फ बिजली के हवाले से आखिरी ये कहूँगा कि अगर ये 3 मुतालिबात हैं, टोबैको की आवाम को उनका हक नहीं दिया गया, जो फाटा और फाटा की जो टैक्स का उन्होंने लगा उसको खात्मा नहीं किया गया, और हमारे सूबे में लोड शेडिंग का खात्मा नहीं किया गया, या लोड शेडिंग जो है जो शेड्यूल है पूरे पाकिस्तान के लिए उसके मुताबिक हमारे साथ भी डील किया जाए, और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को भी पाकिस्तान के नुमाइंदे और शहरी तस्लीम किया जाए। अगर ये जो लोड शेडिंग है इसका खात्मा नहीं किया गया तो हम ये सारे जहाँ बैठे हैं, हमने ये फैसला किया है कि हम सब मोटरवे पे बैठेंगे, ठीक है, और अपने हवास तक, अपने हक के लिए हर हद तक जाएंगे, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। मैं आखिर में शुक्रिया अदा करता हूँ, और इमरान खान ज़मीर का कैदी है। इमरान खान इस मुल्क का एक बहुत बड़ा लीडर है। मैं मुतालिबा करता हूँ कि इमरान खान खामोशी से सुने, अली मोहम्मद खान साहब खामोशी से सुने। इमरान खान असद कैसर साहब तकरीर कर रहे हैं। इमरान खान इस वक्त इसके खिलाफ जितनी केसेस है, हम रिहाई चाहते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं इमरान खान के लिए, इमरान खान के लिए जस्टिस चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। शुक्रिया, हाँ, शुक्रिया, 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 शुक्रिया।